गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स के बारे में आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास टू टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इनकी डेफिनेशन जस्ट हम रिव्यू देख लेते हैं। वो उसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको फुली तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये हमें बता देती हैं कि हमारे मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो फुली तौर पे डिस्क्राइब हो जाती है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे ले लें जी, लेंथ हम फाइंड करते हैं किसी भी इस कमरे की अगर हम लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है ना, तो हम कहते हैं जी लेंथ जो है इसकी मिसाल के तौर पे 10 मीटर है। कितनी है जी? 10 मीटर। तो हमें पता चल जाता है कि 10 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है वो इसका क्या है? यूनिट है। तो ये हमारे पास अब लेंथ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने दूसरी टाइप जो है क्वांटिटीज़ की, उसमें हमारे पास आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको फुली तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए, जिनका फुली जो है वो मतलब जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, साथ एक यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और उसके साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उन क्वांटिटीज़ की हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, उनका यूनिट और उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है मिसाल के तौर पे जिसका मास है m, ठीक है, और इस पे फोर्स अप्लाई की है हमने। इस पे हमने क्या अप्लाई की है? फोर्स। तो आप इस फोर्स का रिजल्ट नहीं बता सकते बिल्कुल भी, समझ आ गई। अब फोर्स आपने अप्लाई तो कर दी है, क्या ये फोर्स इस बॉडी को मूव करवा रही है? अगर वो मूव करवा रही है तो किस डायरेक्शन में मूव करवा रही है? तो इसका मतलब है जब तक हम फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएंगे, हम फोर्स यानी कि फोर्स हम कह देते हैं मिसाल के तौर पे 10 न्यूटन ही इसके ऊपर एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो 10 तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, न्यूटन इसका क्या हो जाएगा? यूनिट। समझ आ गई। तो अब इसका ये मतलब है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हमने बता दिया, लेकिन हमें इसका रिजल्ट की समझ नहीं आ रही कि फोर्स जो 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। समझ आ गई। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। हम कहेंगे जी जो 10 न्यूटन फोर्स है वो अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है ना, वो अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है अब ये फोर्स जो है इस मास को ऊपर की तरफ ले जाएगी, ठीक है ना। ऊपर की तरफ भी तब लेके जाएगी जब मास जो वेट है इस बॉडी का, इसका जो वेट है वो इस बॉडी का जो वेट है वो इस फोर्स से थोड़ा होगा, तभी बॉडी ऊपर जाएगी। अगर इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है या 10 न्यूटन से ज़्यादा है तो ये बॉडी भी ऊपर मूव नहीं करेगी। लेकिन हमने फोर्स को बता दिया कि हमने जब उसकी डायरेक्शन बता दी तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स अगर ऊपर की तरफ या अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है तो ये बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवा लेगी। इसका मतलब है जो वेक्टर्स है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट, और फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब जो वेक्टर्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैग्नीट्यूड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डायरेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं वेक्टर्स के अंदर, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर को अब हम कैसे ड्रा करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए पहले हमें एक और टर्म्स का जानना ज़रूरी है। तो उसका नाम है जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है जी? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसमें हमारे पास क्या है, हम दो लाइंस ड्रा करते हैं, दो लाइंस हम ड्रा करते हैं। ये हमने दो लाइंस जो हैं वो ड्रा की, जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब है यहाँ पे इनका 90 का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। समझ आ गई ना? ठीक है, तो अब ये इसका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये जो लाइन है ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा और ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है ना? अब ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास, इसको हम क्या देंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। जो हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या कह देंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ आ गई? और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है उसको हम कह देंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या कह देंगे? वाई कोऑर्डिनेट। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम कह देंगे ओरिजिन। ठीक है? और इस ओरिजिन के जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना? और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है? और इसी तरह जो हमारे पास ओरिजिन के अपवर्ड साइड है वहाँ पे पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है? और जो ओरिजिन के बिलो हमारे पास साइड है वहाँ पे नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है ना? तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? अब ये जो सारा सिस्टम है हमारे पास, समझ आ गई? यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और ये जो ओरिजिन है इसको हम क्या कहते हैं जी? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये सिस्टम जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वेक्टर को हम ड्रा कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है जी, इसको हम ड्रा करते हैं इस तरह। ठीक है जी? ये वेक्टर हमने क्या कर लिया? ड्रा। और ये ओ से लेके इस पॉइंट तक हमने ड्रा किया है, इसको कह देंगे पॉइंट पी। इसको कह देंगे पॉइंट पी। और अगर इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? ए और बी। ठीक है? अब कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? देखिए, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका मतलब है जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो किसका कोऑर्डिनेट है? वाई एक्सिस का। इसका मतलब ये है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक चल के जाएंगे, यानी कि ए यूनिट्स चल के जाएंगे। कितने यूनिट्स चल के जाएंगे? ए यूनिट्स। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, फुट हो सकता है। समझ आ गई? ठीक है ना? यानी कि हम ओरिजिन से शुरू करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग हम ए यूनिट्स तक क्या करेंगे? चल के जाएंगे। ठीक है ना? और फिर हमने पॉइंट पी तक पहुंचने के बाद हमने जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग जो है वो बी यूनिट्स तक चल के जाएंगे। कितने यूनिट्स तक जाएंगे? बी यूनिट्स तक चल के जाएंगे। तो ये जो हमने लाइन लगाई है इसको हम यहाँ ड्रा कर लेंगे। ये हम यानी कि ए यूनिट्स जो है वो हम चल के गए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना? और बी यूनिट्स हम चल के गए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना? तो हम कहाँ पहुँच गए? पॉइंट पी पर पहुँच गए। पॉइंट पी पर पहुँच गए। आगे समझ के नहीं आ गई? तो ये जो ए और बी हैं ये हमारे पास ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और बी क्या आ जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस पॉइंट पी का, इस पॉइंट पी का एक ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और बी जो है वो इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अभी ये तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे ना? समझ आ गई? ए और बी जो है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। तो डायरेक्शन के बारे में फिर कौन बताएगा? क्योंकि वेक्टर में अभी हमने पढ़ा है कि हमें डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? डायरेक्शन भी लाजमी होती है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल हमें बताता है इस वेक्टर ओ पी की डायरेक्शन। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है थीटा। ठीक है ना? ये गिव्स थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP। आगे समझ के नहीं? आगे ठीक है? अब
ये जो थीटा है इसको हमने बनाना होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनाना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब थीटा अगर बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज इसको नहीं बनाना आपने, ठीक है ना। जो थीटा हमारे पास आएगा हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एंगल है जी, कोई यहाँ पे कोई वेक्टर है जी, ओ क्यू वेक्टर है। क्या है जी? ओ क्यू वेक्टर है। तो अगर हम इसका एंगल निकालना चाहें, इसका हम एंगल निकालना चाहें विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम उस थीटा को, उस एंगल को यहाँ पे इस तरह नहीं बनाएंगे, मतलब हम क्लॉकवाइज मूव करके नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हम इसका जो एंगल ड्रा करेंगे वो हम यहाँ से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये सारा एंगल जो है हमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा एंगल जो है वो इस ओ क्यू वेक्टर का आएगा, और ये एंगल जो है जिसको हम कह देंगे थीटा डैश कह देते हैं मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये थीटा है ना, तो डिफरेंस करने के लिए थीटा डैश कह देते हैं। ये थीटा डैश जो है हमें ओ क्यू वेक्टर की क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा जी? डायरेक्शन। यानी कि एंगल जो है वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनेगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। आगे समझ के नहीं? आगे ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर ये देखें, अभी तो ये हमें ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 एक्सिस स्टडी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम एक तीसरा एक्सिस भी इस्तेमाल करते हैं, जेड एक्सिस। वो हमें बताता है कि वो वेक्टर जो है वो स्पेस में किस जगह पर है, ठीक है ना। अब हम उसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप देखें जी, आपके पास ये बोर्ड है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो इस बोर्ड की ये जो लाइन है, ये नीचे वाली, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो है ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस। तो जो पिछली फिगर हमने बनाई थी ये एक्स और वाई एक्सिस बन रही हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास वेक्टर एक इस तरह आप ड्रा कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, समझ आ गई, ये आपने वेक्टर ड्रा किया, तो आप देखें ये आपको स्पेस में कहीं नज़र नहीं आ रहा वेक्टर, समझ आ गई ना। ये बोर्ड के ऊपर ही है, साथ उसके चिपका हुआ है। अगर हमने इसी वेक्टर को ड्रा करना है स्पेस के अंदर, यानी कि यहाँ से ये कोने से शुरू हो और ये आपकी तरफ आ जाए, समझ आ गई, तो फिर हम इसके लिए तीसरा एक्सिस भी यूज़ करते हैं, जो कि वेक्टर की जो जगह है, वेक्टर की जो प्लेस है वो स्पेस में भी बताता है हमें। उसके लिए हमारे पास आता है जेड एक्सिस। क्या आता है जी? जेड एक्सिस। पहले हमने एक्स और वाई एक्सिस पढ़े थे, और तीसरे नंबर पर क्या आता है? जेड एक्सिस, ठीक है ना। जेड एक्सिस जो है ये डिफाइन करता है किसी भी पॉइंट को स्पेस के अंदर, किसी भी पॉइंट को स्पेस के अंदर क्या करता है? डिफाइन करता है। और ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इनके दरमियान भी 90 का एंगल है, इनके दरमियान भी 90 है और इनके दरमियान भी 90 है। वो कैसे हो सकता है? देखें मिसाल के तौर पे आपके पास ये है जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस जो है वो आपके पास इस तरह सीधा होगा, समझ आ गई, मतलब आपकी तरफ होगा, समझ आ गई, ठीक है ना। और ये जेड एक्सिस जो है वो इस तरफ बोर्ड की तरफ भी हो सकता है। आगे समझ के नहीं? आगे ठीक है ना, समझ आ गई। तो यानी कि इन तीनों के दरमियान जो एंगल होते हैं वो कितना होते हैं? 90 के ही एंगल होते हैं। आगे समझ के नहीं? आगे अब अगर आपने कोई भी आपके पास पॉइंट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास ओरिजिन है, तो ये आपके पास पॉइंट P है, ठीक है ना। तो अब इसकी जो स्पेस में पोजीशन है उसको हम 3 एंगल्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी जो पोजीशन है उसको हम 3 एंगल की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। एक वो एंगल जो वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, दूसरा वो एंगल जो कि वो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, और तीसरा वो एंगल जो कि वो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये बनाएगा वो आ जाएगा आपके पास अल्फा। क्या आ जाएगा जी? अल्फा, ठीक है। और जो एंगल ये बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, ये वाला वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो आपके पास आएगा बीटा। क्या आ जाएगा जी? बीटा, ठीक है ना। और यही वाला आपका जो जेड एक्सिस है जब ये एंगल बनाएगा किसके साथ? थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो पॉइंट वेक्टर ओ पी के साथ एंगल बनाएगा, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा गैमा। क्या आ जाएगा जी? गैमा, ठीक है ना। यानी कि अल्फा एंगल आपका जो वेक्टर
एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है ना। बीटा वो एंगल है जो आपका वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और जो गैमा वो एंगल है जो आपका वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। आगे समझ। तो ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए हम किसी भी वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तरीका होता है ना, ये वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का होता है। क्या जी? ये मेथड जो है हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो हम इसी मेथड को जो है वो इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी।